वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। तो आज कानूनी चर्चा भी होगी और चर्चा आम बखास भी होगी। तो आज जैसे आपको दर्शकों जानकारी है, आज नेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये जो डे है वीमेंस डे, ये हम सेलिब्रेट करते हैं, कमेमोरेट करते हैं। और जो बर्थ एनिवर्सरी है सरोजिनी नायडू जो फ्रीडम फाइटर थी और जो आप कहते हो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो ये एक बड़ी पोइट भी थी और इसने काफ़ी काम किया वीमेंस एम्पावरमेंट के लिए, सोशल रिफॉर्म, जो सोशल इवल्स थी। तो मैं बाद में लंबी बात करूंगा, अभी मैंने टॉपिक जो बता दिया। और मेरे साथ प्रवीण योगराज हैं जो अक्सर बात करते रहते हैं, हर किस्म की करते हैं, अपने प्रोफेशन भी करते हैं और दूसरी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सारा एक एक्सरसाइज काफ़ी करते हैं और काफ़ी रिनोन्ड फिगर हैं। तो मैं इनके हवाले करता हूं आज का। तो आप डॉक्टर साहब बताइए कि आज कैसे सेलिब्रेट हो रहा है नेशनल वीमेंस डे, क्या हिस्ट्री है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इस दिन का। शुक्रिया जज साहब, नमस्कार। आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज है 13 फरवरी 2025। ये राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे, ये पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है। तो आज ये दिन हम लोग सरोजिनी नायडू, जो कि एक फेमस पोइटेस थी, कवित्री थी और फ्रीडम फाइटर रही हैं, उनके बर्थडे पे, उनकी जयंती पे ये दिन मनाया जा रहा है। आपको पता, सरोजिनी नायडू का जन्म 1879 में आज ही के दिन हुआ था, 13 फरवरी को। और वो महात्मा गांधी से कंधा मिला के उन्होंने फ्रीडम फाइटर रही हैं। और 1925 में वो भारत की पहली वुमन प्रेसिडेंट रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसके बाद उन्होंने गांधी जी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन वायलेंस मूवमेंट और दांडी मार्च, जो सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। और उनके काम से खुश होकर गांधी जी ने उनको उपाधि दी थी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला, क्योंकि पोइट भी थी, पोइम्स भी उनको ये उपाधि दी गई। तो ये सरोजिनी नायडू के हवाले से आज हम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की तरफ एक ये नया कदम है। तो आज ही के दिन मैं ये बताऊंगा कि हमारे संविधान में भी इसका प्रावधान है। अच्छा। आर्टिकल 14 जो है हमारे संविधान का, वो जेंडर इक्वालिटी, उसमें मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ महिलाएं को बराबर का अधिकार दिए गए हैं। सिमिलरली आर्टिकल जो 15 है, उसका जो 3rd सेक्शन है, उसमें वुमेन और चाइल्ड को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। इसी तरह आर्टिकल 39C में बराबर वेतन अधिकार, इक्वल पेमेंट, इक्वल सैलरी टू वुमेन, वेतन का बराबर अधिकार है। इसी तरह आर्टिकल जो 42 है, इसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स और जो बेनिफिट्स है वुमेन को सर्विंग के लिए दिए गए हैं। ये कुछ सेक्शंस हैं, वुमेन को काफ़ी अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह भारत सरकार की तरफ से काफ़ी वुमेन की स्कीम्स चली हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान है। इसी तरह उज्ज्वला स्कीम थी, वो बहुत औरतों को फ़ायदा मिला। लोग पहले औरतों को लकड़ी के चूल्हे जलाने पड़ते थे, उसके बाद हर जगह सिलेंडर आ गया उज्ज्वला स्कीम के। सिमिलरली आपको पता होगा वुमेन रिजर्वेशन बिल भी एक डिस्कस हुआ, वो भी था एक, उसके लिए भी था। तो काफ़ी सरकार की तरफ से काफ़ी काम किए गए हैं, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा अभी भी और काम करने की ज़रूरत है। तो आज ही के दिन मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं पहले एक नारी के बारे में बताऊंगा। उसका इतिहास सुनेंगे तो आप सबकी आंखें भुचक्की रह जाएंगी। मैं खुद बड़ा हैरान हो गया। बात करूंगा आनंदी गोपाल जोशी। आनंदी गोपाल जोशी ये भारत की पहली फिजिशियन रही आज से 150 साल पहले। 150 साल पहले 1850-60 के आसपास ये एक ऑर्डिनरी घर से रहती थी और 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। 9 इयर्स में इनकी शादी हो गई और इनके हस्बैंड एक क्लरिकल सेक्शन में क्लर्क थे और 14 साल की उम्र में इनके पास घर बच्चा हुआ। और बच्चा जो है 10 दिन में लड़का की डेथ हो गई। वो नेचुरली 14 साल की उम्र तो और उस वक्त काफी परेशान हो गई क्योंकि बच्चे को केयर नहीं मिली, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिली। इन्होंने कसम खाई मैंने डॉक्टर बनना है। ये अपने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। उन्होंने क्या किया, वो अपनी वाइफ के साथ कैलकटा शिफ्ट हो गए और मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की इन्होंने। तो वो मिशनरी स्कूल ने फिर जाके अमेरिका के एक एनजीओ को लिखा कि यहाँ की एक लड़की डॉक्टर बनना चाहती है। उन्होंने सीवी भेजा। बच्ची का जज्बा देखते हुए उसको फ्री
पढ़ाई के लिए एमबीबीएस करने के लिए अमेरिका पेंसिल्वेनिया में चली गई। तो आप आज के ज़माने में वो जब लोग 17 साल में एमबीबीएस करते हैं, वो 17 साल में एमबीबीएस भी कर चुकी थी। अच्छा। और 20 साल की उम्र में उन्होंने एमडी मेडिसिन की, और उनका जो थीसिस टॉपिक था उसको क्वीन विक्टोरिया ने भी सम्मानित किया। लेकिन वहाँ से वो टीबी लेके आई, और यहाँ आके इंडिया में उनको प्रिंसली स्टेट जो कोल्हापुर का, वहाँ का वो उसको फिजिशियन बना दिया गया पूरी स्टेट का, महाराष्ट्र स्टेट का, कोल्हापुर स्टेट का। कोल्हापुर स्टेट थी। और लेकिन 22 साल की उम्र उनकी डेथ हो गई टीबी से। अब मुझे इसलिए मैं ये बताना चाहता था कि 22 साल में जब हमारे बच्चे एमबीबीएस करते हैं, और आज से 150 साल पहले एक कॉमन घर से औरत इंग्लैंड से पढ़ के आती है, एमबीबीएस करती है, एमडी भी करती है, उसके बाद जॉब भी करती है, और 22 साल में डेथ भी हो जाती है। तो ये एक प्रेरणा स्रोत है हमारे के लिए, हमारे लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जो आपने काफी हिस्ट्री भी बता दी, और इम्पोर्टेंस भी किसी भी घर से कॉमन जो अगर बैकग्राउंड हो उससे भी है, ऐसी बात नहीं। साइंटिस्ट थे सरोजिनी नायडू के फादर, और ये एक बंगाली हिंदू फैमिली से थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी राइज हो सकता है। अभी तो हमारे डेमोक्रेसी है, इक्वल राइट्स है, वीमेन को भी वोटिंग राइट मिलना। और ये जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी रही, और फर्स्ट वुमेन गवर्नर जी का, 19 जैसे भारत जैसे आजाद हुआ, उसके भारत जब आजाद हुआ तो 1947 में इमीडिएटली 15 अगस्त को ही इनको यूपी का गवर्नर बना दिया, पहली महिला गवर्नर है। तो हम चलो, तो ऐसी बात नहीं है। जो आज की थीम है, जो हम चाहते हैं अचीव, हमारा ये है कि एक तरफ जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है, खासकर हिंदू सोसाइटी है, वो इसको फीमेल को, वुमेन को क्या मानती है, मुझे कहती सरस्वती, लक्ष्मी, और काली भी है ये। अगर आप इसको तंग करोगे, गुलाबी गैंग आपको याद होगा, जो बनाया गया कि जो दबाते थे, डोरी के लिए बात करते थे, जो मॉल ट्रीटमेंट थी वीमेन को, और काफी जो हमारे सोशल इवल्स हुआ है। देखो सती प्रथा एक टाइम पे देखो, और वीमेन बंद कर देना। सती क्या थी? कंपल्शन थी, इंस्टिगेट करना, और आप आ जाओ, आगे आ जाओ, आप डोरी मैरिज ही नहीं करनी, बॉल कट के उसकी लाइफ ही खत्म हो गई। वो भी काफी स्वामी विवेकानंद ने जो उस पर काफी राजा राम मोहन राय ने। और एजुकेशन जो आपने कहा, बेटी पढ़ाओ वाली बात की, ये भी एक है। और हम चाहते हैं गर्ल चाइल्ड जो है ना, इसको एक एजुकेशन मिले, और इसकी हेल्थ जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात की, वो भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो इसकी जो एक तो आपने रिजर्वेशन की भी बात कर दी कि भाई इसमें भी 2 रिजर्वेशन मिल चुकी है, जो अर्बन बॉडीज की इलेक्शन में, और जो पंचायत राज की। और दूसरी जो वो भी बात चल रही है, मुझे लगता है जो इसमें भी हो जाएगा, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट की जो है मेंबर पार्लियामेंट में। तो ये जो आपने बात की, इसको आगे मैं रखता हूं कि ये इसकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिक जो रिकॉग्निशन एक फैमिली में, एक जो हमारा फैमिली यूनिट है, सोशल जो हमारा सोसाइटी है, इसमें उसकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकली आप हो जाओगे, सोशली आप हो जाओगे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए, क्या करना है, अभी और आगे बढ़ना है। और हम तो चाहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, हम कहते हैं इंक्लूसिव सोसाइटी हो, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी हो, इक्वल जो आपने आर्टिकल 14 की बात, तो थोड़ा सा कैसे हम अचीव कर सकते हैं? हाँ, जो जेंडर इक्वालिटी है वो 4 आर्टिकल्स मैंने आपको बताए। लेकिन जो अभी आपने बात की कि कुछ ईवल सोसाइटी में थे, हमारे हिंदू ईवल में, तो अगर आपको मैं बताऊंगा, तो अगर आप इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे, जो प्राचीन भारत था, वैदिक पार्ट था, वहां पर वुमेन को बराबर अधिकार थे, बिल्कुल स्वयंवर का राज था, वहां पर स्वयंवर था, वहां पर इक्वल इक्वालिटी थी। लेकिन मिडिवल इंडिया जो मध्यकालीन भारत था, वहां पर ये प्रथाएं आ गई, कुप्रथाएं आ गई, जैसे चाइल्ड मैरिज है, डोरी हो गई, और सती का एक्ट था, ये सारी चीजें मिडिवल इंडिया में आई। और फिर अब मॉडर्न इंडिया में दोबारा हम आज नारी सशक्तिकरण का बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, आज दोबारा मॉडर्न इंडिया में ये चीज आ गई है। जैसे जैसे कुछ आपको मैं बताऊंगा, जैसे कल्पना चावला की बात करूंगा। कल्पना चावला 1997 में पहली इंडियन एस्ट्रोनॉट रही, वुमेन एस्ट्रोनॉट। इंसिडेंटली 2006 में वो जो एक कोलंबिया डिजास्टर हुआ, उनकी डेथ हो गई। और इसके अलावा इस वक्त जो सुधा मूर्ति जी हैं, इन्फोसिस की जो चेयरमैन है, बिल्कुल वो मैं उनसे दुनिया बड़ी इंप्रेस्ड है। आई थिंक वो एक एग्जाम्पल। और सबसे बड़ी बात मैं करूंगा, डॉक्टर टेसी थॉमस
जो कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है, अभी हैं इस वक्त मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, डॉक्टर टेसी थॉमस। आपको बताइए अग्नि 4 और अग्नि 5 जो मिसाइल है उनकी देखरेख में बनी है डॉक्टर टेसी थॉमस, उनको हम मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। डॉक्टर साहब अभी थोड़ा सा आप ये बताइए, जैसे आपने पीछे एक बार किया था प्री नेटल और प्री कंसेप्शन, ताकि ये जो थोड़ा सा वीमेन का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो वीमेन को एक समझो प्रोटेक्शन दी गई है, अरेस्ट की है, सर्च सीजर की है, सनसेट से, उसके भी थोड़ा बात करें। और आपने बात भी की थी इस पे, वो थोड़ा सा बताइए। हाँ देखिए, उसमें सर ये था कि आजकल भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन अब ये इस साल से काफी सख्ती से पालन हो रहा है। लेकिन अभी भी अंडरग्राउंड मीन से पंजाब के कुछ एरियाज में, यूपी कुछ एरिया में ये जो प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हो रही है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, क्यों हो रही है, थोड़ा सा बताइए। लोगों का एडवाइस भी दीजिए, नहीं करना। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप इस वक्त भी जानते होंगे जो भारत के बड़े से बड़े जो बिजनेस अंपायर जिन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं, कुछ बड़ी फैमिलीज हैं, उनका जो अंपायर देखने वाले उनके लड़के ही हैं। तो लड़कियों को अभी तक उन्होंने अंपायर देने की वो नहीं की है पूरी तरह वो व्यवस्था। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हैं, इनको चाहिए लड़का ही चाहिए, कौन इनका जो आगे फ्यूचर जनरेशन संभालेगा। तो ये किसी भी हालत में पैसा कहीं ये सेक्स डिटर्मिनेशन करवा ही लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन प्री नेटल करवा ही लेते हैं। इक्वालिटी तो नहीं चली कि फिर मेल डोमिनेंस पैट्रियार्कल कि हम मेल चाहते हैं बच्चा, फिर तो कैसे आप कहोगे उल्टा रेशो, सेक्स रेशो कैसे क्या बनेगा? उल्टा क्या हो रहा है, मैं आपको असली बात कहूं, गरीब जो तबका है वहां पर अब इतना फर्क नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों में खुली फ्री पढ़ाई हो रही है, और गरीब, आपने देखा होगा पिछले साल भी आईएएस ऑफिसर में एक रिक्शा चालक की लड़की आई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन अब उल्टा हायर स्ट्रेटा में ये ज्यादा लड़का की चाहत बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा। और अगर लड़का नहीं है तो लड़का अडॉप्ट करके अंपायर पे बिठाया जाता है, अपनी लड़की को कुछ पे नहीं बिठाएंगे। तो ये एक परंपरा चल पड़ी है। जी जी जी। तो मैं यही कहूंगा कि जितना आदमी अमीर होता जा रहा है, उतना ज्यादा उसका अंपायर एस्टैब्लिश होता जा रहा है, उसको अब लड़का ही चाहिए। और सबसे ज्यादा वही हमारा जो रूल्स वायलेट कर रहे हैं, जो कि स्ट्रिक्टली बैंड है, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसके लिए 3 साल की सजा भी है। और डॉक्टर साहब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। जैसे मैंने किया कि कुछ हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावरमेंट की बात की मैंडेट है कि जो प्रोटेक्शन के लिए है, कुछ हमारा जो हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात, क्योंकि इस वक्त वही है BNSS, उसकी बात की, उसमें देखिए प्रोविजन क्या है। एक तो मैंने कहा अरेस्ट करना है सनराइज से पहले और सनसेट से बाद नहीं हो सकता, एक मतलब इन बिटवीन नहीं हो सकता। और आज तो ये भी बना दिया है कि जो आपने कहा रेप विक्टिम है, बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट, वीडियोग्राफी जो मतलब दूसरा है, और एक वीडियो कंपनसेशन की बात की गई है। और जो हरासमेंट वर्क प्लेसेस पे होती थी सेक्सुअल, वो उस पर भी गाइडलाइन कानून भी आ चुका है। तो उसके एक में और बड़ी इंटरेस्टिंग 2 फिंगर हमने किया था, आपको याद होगा। हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या जो डॉक्टर हैं आप, तो वेजिनम जो पारवेजिनम टेस्ट है, जो हमारे 50-100 साल पहले मेडिकल टेस्ट हुआ करते थे, जैसे 2 फिंगर PV या वजाइनल टेस्ट डिजिटल एग्जामिनेशन का, वो बंद कर दिया गया है। इनफैक्ट अगर कोई डॉक्टर करता है उस पर फाइन है क्या, उसको जेल भी हो सकती है। तो अब हमारे पास नई टेक्निक्स आई हैं जहां हम देख सकते हैं कि जैसे काफी केमिकल एग्जामिनेशन। इस टेस्ट को क्या समझते थे, इसकी कोई लीगल या कोई एविडेंशियली वैल्यू या कुछ है था, इसमें सच्चाई थी कोई, या ऐसे ही ट्रेडिशन था? बेसिकली जब नया नया मेडिकल प्रोफेशन इंडिया में, कंट्री आजाद हुई 1947 में, उसके बाद ये टेस्ट लागू किया गया। लेकिन उस वक्त मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई थी और इस पे किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन एज ए डॉक्टर मैं बोलूंगा कि दिस टेस्ट डज नॉट से दैट पर्सन इज विर्जिन और नॉट। सो इसका कोई लीगल भी नहीं है, साइंटिफिक बेसिस भी नहीं है, तो इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। तो ऐसे टेस्ट बैन ही होने चाहिए जिससे कि पर्सनल प्राइवेसी हर्ट होती है, पर्टिकुलरली रेप सर्वाइवर्स के लिए। डॉक्टर साहब और बताइए, अडल्ट्री के बारे में था जो हमने खत्म कर दिया, 497 था। उसमें कहा कि भाई ये देखिए, ये एक सिर्फ मेल हस्बैंड को एक राइट देता है कि वो उसके बराबर दूसरा कोई सेक्स, क्योंकि उसका राइट है क्या, कंप्लेंट फाइल करने का, वो भी एक अडल्ट्री वो भी खत्म कर दिया है। तो उसमें क्या था, अगर जिसका हस्बैंड इन्वॉल्व होता था जो एक्स्ट्रा मैरिटल टेस्ट में, वो वीमेन वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती थी।
किसके खिलाफ? अपने हस्बैंड के। जबकि मेल जिसकी वाइफ इन्वॉल्व होती थी वो कंप्लेंट फाइल कर सकता था। तो ये रेगुलेट कौन करता था दोनों तरफ से? एक्सप्लॉइट कौन? वो मेल। तो उन्होंने कहा डिस्क्रिमिनेटरी है। वो भी एक है, सबरीमाला वाला केस है। जी। जैसे वो प्रार्थना का अधिकार है, प्रेयर का है, एंट्री बंद थी, वो भी खुल गई है। तो और बताइए आप। मैं बताऊं काफी इस दिन का सबसे बड़ी बॉटम मैं जुडिशरी के मामले से बताऊंगा कि पॉस्को एक्ट ने क्या किया हुआ है, कि पॉस्को एक्ट ने क्या किया, इस जो रेप का जो है, जो इसका जो केस होते थे 10 साल कोर्ट में केस चलते थे, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट कर दिया गया। 3 महीने में इसकी जजमेंट होती है और इसमें कोई भी जज भी रिस्क नहीं लेता। इसमें जल्दी से जल्दी केस जो है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में करता है। और पॉस्को और उसमें प्रोटेक्टेड विटनेस भी है, जो फीमेल होगा उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। और इसमें इसको पॉस्को एक्ट यही था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो ये एक्ट जो था कुछ सालों से लागू हुआ है। और सच बताऊं, मुझे खुद 1-2 बार इसमें विटनेस देने जाना पड़ा कोर्ट में, और मैंने सच देखा कि वहां वाकई बड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पे काम हो रहा है। और तब जब से ये केस हुआ है तो जो केसेस हैं, जो असॉल्ट के, सेक्सुअल असॉल्ट के, काफी कम हो गए हैं इंडिया में, और अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट पे ये जजमेंट मिल रही है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जैसे अभी ये पीछे केरला में केस हुआ था, पिछले आपने देखा होगा 2-4 दिन, 15-20 दिन पहले एक जजमेंट आई थी। उसमें क्या किया था कि पॉस्को एक्ट में एक केस था, वो सेकंड डॉक्टर ने देखा था। तो उसमें क्या हुआ कि उस डॉक्टर के खिलाफ केस एक्शन हो गया। और ये मैं खुद डॉक्टर के खिलाफ ही गया ये केस, क्योंकि उस डॉक्टर को पता नहीं था कि पहले ये इसने किसी को दिखाया हुआ है, तो उसने रिपोर्टिंग नहीं की थी। इसका मतलब है डॉक्टर्स के लिए भी है, अगर आपके पास कोई पुलिस केस लेके आती है एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको पहले पूरी तरह वेरीफाई करना है कि ऑलरेडी ये केस किसी और ने देखा कि नहीं देखा, और आपको मैटर रिपोर्ट करना है हायर अथॉरिटीज। बिल्कुल। उस केस में रिपोर्ट नहीं किया गया था उसको। मतलब ये तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि कोई भी डॉक्टर है जो समझो पहले एफआईआर होती है ना, तो फिर उसके बाद सर्विसेज लेते हैं, असिस्टेंस लेते हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है रजिस्टर्ड, उसकी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द जो पॉक्सो विक्टिम है या रेप विक्टिम है, तो उसकी बोल लेता है। वो एक रेगुलेशन है। मैं एक और इसमें बता दूंगा कि अभी डॉक्टर साहब जी हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, लेकिन कुछ जो है, देखिए जो शहरीकरण हो रहा है, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो स्मार्टनेस प्ले की जा रही है, आप देखो कितने केसेस हमारे जो डाइवोर्स के हैं, तो ठीक है प्रोटेक्शन भी चाहिए, और कितने केस जो 498A अभी जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है उसमें उन्होंने कहा यार इसमें जो मिसयूज हुआ है, बेल नहीं होती, दूसरा भी है। तो जो बंदा है जिसको चाहिए है वो एक बड़ी दूर बैठा हुआ है, जिसके लिए ये लॉ बनते हैं, जिसको मद्देनजर रखते, लेकिन इसका मिसयूज कौन कर रहा है? जो अर्बनाइज सोसाइटी है हमारी, जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न, और वो जो दूर बैठा हुआ है जिसके लिए कानून है, उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी जागृति नहीं है। क्योंकि अर्बन सेक्शन जो है, जिनको लीगल जो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो दूर दराज के इलाकों में लोगों को सबसे पहली बात है कि कॉस्टली काम है लॉयर को हायर करना, तो इसलिए वो कर नहीं पाते हैं इसमें। तो क्या थोड़ी तो बताए ना हमें, क्या जो एनजीओ हैं, हमारा जो गवर्नमेंट है या दूसरे लोग, कैसे हम लास्ट आदमी तक जी अपनी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, बात पहुंचाएं, लेकिन उसमें मिसयूज ना हो सर, उसके लिए रिपोर्टिंग हो, ऑल दो सही केस। ऑल दो क्या हुआ है कि कोई भी विक्टिम है उसको सरकार की तरफ से वकील दिया जाता है, बिल्कुल, लेकिन ये गरीब आदमी को पता ही नहीं। लीगल सर्विस अथॉरिटी हमारे है, लीगल सर्विस पता ही नहीं है, तालुका लेवल पे है, तालुका लेवल पे है। लेकिन अगर ये बड़ी किस्म का अवेयरनेस की जाए, इसके बारे में बड़ी प्रचलन किया जाए, लोगों को बताया जाए, गाँव सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है हमारा डिपार्टमेंट, लोगों को बताया जाए कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो आपके पास सरकारी वकील हायर करने के लिए आपको गवर्नमेंट देगा, वकील आपको देगा और आप केस लड़ सकते हो। लेकिन गरीब आदमी ना तो वो एफआईआर दर्ज करने जाता, पुलिस चौकी में जाने से डरता है, ना वो कोर्ट में जाने से डरता है, तो उसके पास एक्सेस ही नहीं है, चुपचाप वो घर में बैठ के अपनी यातना झेलता रहता है। और जहां कहीं रिपोर्टिंग मैंने ये भी देखा है कि अभी एक रिसेंट केस आया, उसमें मतलब इतनी कंपेल किया गया किसको,
विक्टिम पार्टी को, विक्टिम फैमिली को कि आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी है, ये भी होता है। मसल पावर, मनी पावर, मसल पावर, सोसाइटी का भी कुछ जो डोमिनेंस है ना, पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है जो चला जा रहा है, उसको भी देखना पड़ा है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे कि आगे हम जो, ठीक है मॉडर्न सोसाइटी हर चीज होगी, ये भी जो कानून है इसका ये कॉम्प्लिकेट जो सिस्टम है हमारा, स्टैट्यूटरी प्रोविजन समझना समझाना, तो इसको इजी कैसे हो सकता है कि ये हर आदमी के पास एक्सेस हो, और खासकर जो फीमेल चाइल्ड है उसकी एजुकेशन हो, और वो एक उसकी हेल्थ न्यूट्रिशन जब दूसरा सारा सिलसिला चले, ताकि वो एक अच्छे कि अपनी हर किस्म की मतलब एक अच्छी वो बन जाए। अच्छा सर, मैं आपको एग्जांपल दूंगा केरला की। केरला वाहिद स्टेट इंडिया की है, एकमात्र स्टेट जहां 100% फीमेल लिटरेसी है। और केरला का जो नर्सेस हैं, केरला के जो वर्कर्स हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस वो भी है। आप देख सकते हैं कि एक सिंगल फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ाने से वुमेन एम्पावरमेंट ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए। तो सरकार की तरफ से और हमारी सोसाइटी की तरफ से ये पूरा होना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर हर लड़की लिटरेट हो जाए तो उसको अब अधिकार जान पाएगी। अगर तो लिटरेसी बढ़ाने तो मैं अभी डॉक्टर साहब एक और पूछ रहा हूँ, जैसे नोमैडिक है हमारे, जो बेचारे चलते रहते हैं, जो जहां से अपने शेफर्ड्स जो हैं हमारे लोग हैं, कद्दी हैं, गुजर हैं, बकरवाल, जो मूवमेंट में रहते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे, उनकी बच्चियों के बारे पढ़ाई में, आम उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी हेल्थ जो उसकी है, वो आप तो डॉक्टर रहे हैं, आप बताइए। और आप चीफ मिनिस्टर के साथ आपने सारा कुछ देखा हुआ है, उसके स्पेशल प्रैक्टिशनर भी रहे हैं आपके मेडिकल की। एक डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बहुत काम कर रहे हैं, बट स्टिल इस ट्राइबल मैं एक बताऊंगा, ट्राइबल और नोमैडिक में फर्क होना चाहिए। ट्राइब जो हिस्टोरिकल ट्राइब है वो अभी सारा सेटल हो चुका है, उनके घर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये सारी देखरेख जो है ये डिपार्टमेंट देखा ट्राइबल अफेयर्स। अच्छा, सच मैं बताऊं, नोमैडिक ट्राइब, सच बताऊं प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि नोमैडिक ट्राइब हैं हमारी स्टेट में, बकरवाल्स हैं, गुज्जर्स हैं और गद्दीज हैं, तो जितने मेन स्ट्रीम में आगे वो बात नहीं है। तो प्रॉब्लम है बच्ची पढ़ेगी कहाँ से? बिल्कुल 4 महीने इधर, 6 महीने श्रीनगर और पहाड़ों में, 6 महीने नहीं, वो स्कूल थे ना, स्कूल है उनके, बट वो मैं सच बताऊं प्रैक्टिकली वो जो माइग्रेटरी चलते थे स्कूल उनके साथ, वो प्रैक्टिकली नहीं काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताऊं नहीं काम कर रहे हैं। व्हाट अबाउट हेल्थ फैसिलिटीज? हाँ, हेल्थ फैसिलिटीज भी जो हैं, हालांकि बहुत काम हो रहा है सरकारी तरफ से, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है। और अब मैं आपको मैल न्यूट्रिशन का स्टेटस बहुत ज्यादा है उन बच्चियों में जो नोमैडिक ट्राइब से हैं। और एक और डॉक्टर साहब उनको, ठीक है आपका जो आ गया आपका एक्ट आ गया कि जो उनको फॉरेस्ट राइट्स हैं बैठने के, वहां पे दूसरा तीसरा है, लेकिन क्या उस किस्म की, जैसे कहा कि शेल्टर होना चाहिए, बिल्कुल जैसे कहा कि चाहे कोई भी बंदा हो उस पर छत होना चाहिए, क्या जब माइग्रेशन में होते हैं, नोमैडिक होते हैं, क्या कोई उस किस्म की शर्त या क्या, ये इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज वुमेन डे है, लेकिन मैं आपको बताऊं वुमेन डे, मैंने एक ट्विटर पे काफी इंफॉर्मेशन डाली थी, ये कम्युनिटी ऐसी है नोमैडिक ट्राइब वाली, ये इससे ज्यादा पेट्रियोटिक कम्युनिटी नहीं है, पेट्रियोटिक भी है, पेट्रियोटिक कम्युनिटी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ये सफरर है। और मैं आपको बताऊंगा नेशनल बिल्डिंग में काफी काम है इनके पास, और अगर कोई ऐसा भी है इनके पास, मैं आपको बताऊं अगर कोई लोग रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, मैं चाहता हूं कि ये ओनली डिजर्विंग रिजर्वेशन कैटेगरी है, इन तक पहुंचना चाहिए, यहां तक रिजर्वेशन फैसिलिटी 100% पहुंचनी चाहिए, हर किस्म की फैसिलिटी। लेकिन क्या हो रहा है कि इस कैटेगरी में जो क्रीमी लेयर है वो फायदा ले रही है, बस मैं वही। तो डॉक्टर साहब ठीक है, काफी है, मुझे एक और प्रोग्राम करना है, तो काफी है। तो हम आज विमेन एम्पावरमेंट की हमने बात की, तो विमेन एम्पावरमेंट आपके मुताबिक हो रही है, हम भी कह रहे होंगे, लेकिन अभी बहुत काम करना है। और जो दूर बैठा हुआ है, फार फ्लंग है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर और हमारा हिंदुस्तान ट्रेडिशनल डाइवर्स सोसाइटी है, इसमें हमें आखिरी आदमी तक पहुंचेंगे तब ही हम बात कर सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, जेंडर न्यूट्रलिटी की और इंक्लूसिव सोसाइटी की। तो इसी होप से कि आगे जो आज का दिन है ये मनाएं, इसको है आप एक थोड़ा सा संदेश दें, क्या करना चाहिए? मैं अभी कंक्लूड आपके माध्यम से आज जो है ये जो 13 फरवरी को
राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस दिवस पे मैं एक मैसेज देना चाहूंगा प्लीज। कि जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। बिल्कुल। ये हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही है। वहीं पर देवताओं का वास होता है, वहीं पर सुख समृद्धि होती है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी नारी जो है 3 पीढ़ियों को पढ़ाती है, आगे काफी पीढ़ियों को पढ़ाती है, अपने मायके वालों को, अपने ससुराल वालों को, और अपने बच्चों को, अपने पोतों नातियों को पढ़ाती है। वुमेन डे की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।